नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो सीधा सैन्य टकराव चल रहा है, 20 जून 2025 तक की जो स्थिति है। जी बिल्कुल, ये हालात काफी चिंताजनक हैं। हाँ, और हमारी जो जानकारी है वो हाल की घटनाओं के विश्लेषण पर आधारित है। तो आज का मकसद है कि हम समझें कि क्या हुआ, असर क्या है और आगे क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जैसा आपने कहा, ये सीधा टकराव है। हाँ? आमने सामने। बिल्कुल, और इसके मानवीय परिणाम बहुत भयानक हैं। चलिए तो फिर इसे खोलकर देखते हैं। तो ये सब शुरू हुआ 13 जून को, है ना? इजराइल का वो हमला जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहा गया। जी हाँ, इजराइल ने ईरान के अंदर, मतलब काफी अंदर घुसकर 100 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की। 100 से ज्यादा? अच्छा, कौन कौन से ठिकाने थे ये? इसमें देखिए, नतांज और फोर्दो जैसे उनके अहम परमाणु ठिकाने शामिल थे। फिर एयर डिफेंस सिस्टम और तो और IRGC, मतलब ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, उसके सीनियर कमांडरों को भी निशाना बनाया गया। और ये भी सुनने में आया है कि मुसाद ने भी कुछ अंदरूनी कार्रवाई की, मिसाइल लॉन्चरों को लेकर। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मुसाद के एजेंट्स ने अंदर ही अंदर कई मिसाइल लॉन्चरों को निष्क्रिय कर दिया, मतलब बेकार कर दिया। अच्छा, तो फिर ईरान का जवाब तो आना ही था। बिल्कुल, और वो आया भी। ईरान ने इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया। उन्होंने भी सैकड़ों की तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे सीधे इजरायली शहरों पर। कौन से शहर निशाने पर थे? जैसे तेल अवीव, बिरशेबा, हाइफा, ये सब बड़े शहर। लेकिन इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम तो काफी मजबूत माना जाता है, उसने रोका नहीं? रोका, काफी हद तक रोका भी, लेकिन सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन जब एक साथ आते हैं तो कुछ ना कुछ तो निकल ही जाते हैं ना। और इस बार जो ज्यादा भयानक बात हुई वो ये कि हमले अस्पतालों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गए। ओह, तो आम नागरिक हताहत हुए? हाँ, 200 से ज्यादा मारे गए और घायल हुए, दोनों मिलाकर। और ये सीधे तौर पर नागरिकों को निशाना बनाना ये दिखाता है कि लड़ाई कितनी बढ़ गई है। सही कहा। अच्छा, तो ईरान के इस जवाब के बाद फौजी तौर पे हालात कैसे बदले? मिलिट्री बैलेंस का क्या हुआ? आपने कहा इजरायली डिफेंस ने काम किया, बट क्या इजराइल को कोई बढ़त मिली? जी हाँ, बिल्कुल। इजराइल ने हवा में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जिसे हम एयर सुपीरियोरिटी कहते हैं। उनके फाइटर जेट्स अब ज्यादा आसानी से ईरान में ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने दावा किया है कि ईरान के करीब 1/3 1/3 मिसाइल लॉन्चरों को उन्होंने तबाह कर दिया है। 1/3? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, और साथ ही अराक में जो हैवी वाटर रिएक्टर है, उस पर भी हमला किया गया। तो इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान के जो मिसाइल हमले थे, उनकी तादाद भी कम हुई और उनका असर भी, इफेक्टिवनेस, वो भी घटा है। लेकिन ये जो फौजी बढ़त है, इसकी कीमत तो फिर आम लोग चुका रहे हैं, है ना? दोनों तरफ से नुकसान की खबरें हैं। हाँ, और ये सबसे दुखद पहलू है इस पूरी कहानी का। ईरान में रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 639 लोग मारे गए हैं और 2000 से ज्यादा घायल हैं। 600 से ज्यादा मौतें। जी। और इजराइल में भी दर्जनों आम नागरिक मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हैं। इनमें बच्चे भी हैं। अस्पतालों में जो मरीज थे वो भी शामिल है। ये तो बहुत ही भयावह है। और सोचिए, तेहरान जैसे बड़े शहर से हजारों, शायद लाखों लोग डर के मारे शहर छोड़कर उत्तर की तरफ चले गए हैं। पलायन हो रहा है हाँ, बिल्कुल। और हमलों की वजह से बिजली, पानी जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। कई जगह इंटरनेट बंद है, लोगों में घबराहट है। ये वाकई एक बड़ा मानवीय संकट बनता जा रहा है। और इस सब पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया है, खासकर अमेरिका? हाँ, अमेरिका से बड़ी खबर है। सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप सीधे सैन्य दखल पर विचार कर रहे हैं। सीधे दखल? अमेरिकी फौजें लड़ाई में उतर सकती हैं? इस पर विचार चल रहा है। अमेरिकी जंगी जहाज, दूसरे हथियार, सब उस इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। अगले 2 हफ्तों में शायद फैसला हो जाएगा। और यूरोप, EU क्या कर रहा है? यूरोपियन यूनियन तो लगातार कह रहा है कि तनाव कम करो, बातचीत करो। इसी सिलसिले में ईरान के विदेश मंत्री जिनेवा गए हैं EU के नेताओं से मिलने। शायद हुई डिप्लोमेटिक हल निकालने की कोशिश। एक तरफ अमेरिका की धमकी, दूसरी तरफ यूरोप की डिप्लोमेसी। लेकिन एक और बात है जो थोड़ी अजीब लग रही है। क्या? ईरान के जो क्षेत्रीय सहयोगी हैं, लेबनान में हिजबुल्ला, फिलिस्तीन में हमास, इराकी मिलिशिया, यमन के हूती, ये सब कहाँ हैं? हाँ, ये वाकई गौर करने वाली बात है। ये गुट आमतौर पर ऐसे हालात में काफी सक्रिय हो जाते हैं, प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं। लेकिन इस बार ज्यादातर खामोश हैं, बिल्कुल शांत। ये खामोशी क्यों? कोई अंदाजा? कहना मुश्किल है। हो सकता है ये कोई सोची समझी रणनीति हो,
या शायद ईरान का कंट्रोल उन पर कमजोर हुआ हो, या फिर वो खुद को इस बड़ी सीधी लड़ाई से अलग रखना चाहते हो। लेकिन ये चुप्पी बहुत कुछ कहती है। तो मामला काफी पेचीदा है। अमेरिका का रोल, यूरोप की कोशिशें और ये अजीब सी क्षेत्रीय खामोशी, और एक और खतरा है शायद हॉर्मुज को लेकर। हाँ बिल्कुल, ईरान ने धमकी दी है कि वो हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा कदम होगा। दुनिया भर के तेल व्यापार के लिए ये रास्ता कितना जरूरी है। बहुत ज्यादा। अगर ये बंद होता है तो आप सोचिए तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी। पूरी दुनिया में एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। तो मतलब ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो अगर हम इसे समेटें तो हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां ईरान और इजराइल सीधे लड़ रहे हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ। दोनों तरफ भारी जानी नुकसान हुआ है, दांव बहुत ऊंचे हैं। अमेरिका क्या करेगा? यूरोप की बातचीत का क्या होगा? ये सहयोगी गुट क्यों चुप हैं? और हॉर्मुज का क्या होगा? बिल्कुल, ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब शायद अगले कुछ हफ्तों में मिलेंगे। और हाँ, यहाँ एक बात और सोचने पर मजबूर करती है। ये जो सीधा टकराव हो रहा है और साथ में ईरान के इन साथी गुटों की जो खामोशी है, क्या ये इशारा कर रहा है कि मध्य पूर्व में ताकत का जो संतुलन है या जो लड़ाई की रणनीतियां हैं, उनमें कोई गहरा बदलाव आ रहा है? ये एक अहम सवाल है। जी। और ये बदलाव इस इलाके को आगे चलकर ज्यादा स्थिर बनाएगा या फिर और ज्यादा अस्थिर, या में देखना होगा।